डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद अगला टॉपिक होगा उसी में ही करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की ज़ीरो पावर पे डिपेंड करता है, मींस वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो उसके लिए रेट कांस्टेंट के लिए क्या इक्वेशन आएगी, उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो वो इक्वेशन आपको समझनी है। तो आप ज़ीरो ऑर्डर की कोई रिएक्शन सपोज कर लीजिए, जैसे ये कोई रिएक्टेंट है ए और आगे ये प्रोडक्ट बना रहा है और ये एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की ज़ीरो पावर पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस रिएक्टेंट के लिए ऐसे लिखेंगे dA/dt। ये माइनस जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे लगाते हैं, मींस डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये। और कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की सपोज A है और इसकी ज़ीरो पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ dA/dt के e⁻0। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, तो ये जस्ट k के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। k dt, ये dt उधर मल्टीप्लाई कर दिया है और माइनस से भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने माइनस उधर शिफ्ट कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है तो इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होने वाला है। तो हम इसको इंटीग्रेट करके ही k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो dA का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, a होता है, माइनस k कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t। और अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई ज़ीरो है, कोई वैल्यू, तो ज़ीरो का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो मैथमेटिक्स में समझ सकते हैं। तो वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये याद रखना है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है पूरी रिएक्शन में। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था, ज़ीरो टाइम मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उस वक्त जो कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल थी। आपको याद है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ऐसे A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब टाइम ज़ीरो था तो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल थी, कि ये जो कंसंट्रेशन थी जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही थी और वो कुछ भी डिक्रीज़ नहीं हुई थी क्योंकि अभी टाइम क्या था, ज़ीरो था। तो ये चीज़ आप यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन को आप इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कीजिए और टाइम जो है वो 0 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, A0 आ जाती है। तो ये दिमाग में रखना है कि c जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर c जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल पुट कर दीजिए तो इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो ये a माइनस k, c की जगह पे क्या लिखा हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को जरा आपने बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ से हम ये kt इधर ले लेते हैं। kt क्या आएगा, A0 - a। तो उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो k जो है 1/t और वो क्या हो जाएगा, A0 - a।
तो ये जो इक्वेशन है ये आपको लर्न करनी है कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट होता है ये के जो है 1/T इन ए नॉट माइनस ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है। तो इस इक्वेशन को लर्न कर लीजिए। इस इक्वेशन से रिलेटेड आपको आगे करैक्टरिस्टिक्स में 3 पॉइंट्स भी नोट करने हैं, वो आगे देख लेते हैं। तो आगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं उस इक्वेशन की वैलिडिटी से, मतलब कि वो इक्वेशन वैलिड ट्रू है या नहीं है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा। तो वो इक्वेशन आपको याद होगी कि हमने उसको ऐसे लिखा था, ए इज़िकल टू क्या था, -KT प्लस ए नोट। इसी को हमने इसी इक्वेशन से आपको याद है कि हमने के फाइंड आउट किया था, जो ये आ गया था 1/T ए नॉट माइनस ए, यहीं से आपको फाइंड आउट किया था। तो किसी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको y इज़िकल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिख लेना चाहिए। तो y इज़िकल टू mx प्लस सी जो है आपको मैथमेटिक्स में पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपैरिजन करके ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो आपके पास y हो जाएगा और ये -k जो है वो m हो जाएगा और t जो है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये c हो जाएगा। मीन्स इस इक्वेशन को आप कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में, आपको पता है कि जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इधर y एक्सिस होती है और इधर एक्सिस होती है। तो y में यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, और x एक्सिस में इधर क्या है, टाइम है। तो ये टाइम हम इधर ले लेते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो m जो है वो स्लोप होता है, क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे आएगी, आपको याद रखना है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो नीचे से ऊपर को जाती है। वो ऐसा लाइन क्यों होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन का वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, विच शुड कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन as shown in figure having slope। तो स्लोप कितना है, -k, और इसका इंटरसेप्ट ये होता है। इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पर होता है, ऐसा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इंटरसेप्ट जो हो गया ये ए नोट हो गया। तो इस तरह से ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2014 में भी इस तरह का क्वेश्चन था। उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ था और आपसे पूछा था कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वो ज़ीरो ऑर्डर ही है। उसमें रिएक्टेंट को R लिखा हुआ था, कंसंट्रेशन को। तो ग्राफ देखकर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है। तो आपको समझ में आ गया कि ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ ऐसे बनता है, जिसमें स्लोप होता है -k और इंटरसेप्ट है ये ए नॉट, जो ये c कांस्टेंट होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब आपको कोई इक्वेशन दी जाती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर c तो ये होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहाँ पर इंटरसेप्ट ये इतना बड़ा है ए नोट, तो वो इसके इक्वल हमने लिख दिया है। तो स्लोप जो होता है आपको पढ़ा होगा आपने कि वो tan थीटा होता है, और थीटा जब लेस देन 90 होता है तो वो tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव स्लोप में लाइन इस तरीके से लगानी है, और नेगेटिव स्लोप आता है तो वो थीटा जो है ग्रेटर देन 90 हो जाता है। तो ग्रेटर देन 90 जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है तो इसलिए ये लाइन इस तरीके से लगाई गई है। तो ये आपको ग्राफ जो है याद रखना है। और स्लोप जो है वो -k और इंटरसेप्ट है ए नोट। तो ये कैसे आया है, ये इसको y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट करके ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगी, तो वो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जो k होता है वो अभी आपने ड्राइव किया 1/T ए नॉट माइनस ए। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन रिएक्शन इज़ 100% कंप्लीट, तो क्या होगा,
तो कंसंट्रेशन जो अब बची है टी टाइम के बाद वो तो कुछ भी नहीं बचेगी, तो इट मीन्स कि ए जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो स्टार्टिंग में जितनी भी थी वो फिक्स थी। जैसे जब रिएक्शन आगे चलती जाती है तो ये घटती चली जाती है वैल्यू इसकी कंसंट्रेशन की आफ्टर टाइम टी, और रिएक्शन कंप्लीट होने पर ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर लीजिए। तो बस ये आ गया है कि इसको हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया है। तो यहाँ से आप टी निकालेंगे तो ए नोट अपॉन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यही जो टी है वो क्या है, ये 100% है। तो ये एक्सप्रेशन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइंड द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट, या टी 100% कितना होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये ए नोट अपॉन के है। तो ये एक्सप्रेशन आपने लर्न कर लेना है। यहाँ से आपको ये नोट करना है कि 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम लगता है दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि आधी रिएक्शन कब कितनी देर में कंप्लीट हुई। तो कभी कभी टी 100% कैलकुलेट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि 100% रिएक्शन बहुत देर बाद कंप्लीट होती है। तो हम जस्ट ये देख लेते हैं कि आधी रिएक्शन मीन्स 50% जो सब्सटेंस है वो कितनी देर में रिएक्ट करता है, उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो हाफ लाइफ पीरियड को ऐसे टी हाफ से या टी 50% से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड आगे सभी रिएक्शंस के लिए होता है, जैसे अभी हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे। तो हाफ जब सब्सटेंस रिएक्ट कर जाएगा तो के लिए फार्मूला क्या आएगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो हम ड्राइव कर रहे हैं। तो आपको याद है कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो इस तरह से थी कि जो उसको हमने y = mx + c की फॉर्म में लिखा था, तो वो फाइनल फार्मूला निकालने से जस्ट पहले तो वो ये थी। तो आपको यहाँ क्या करना है, when t = t हाफ मीन्स उसका एक रिप्रेजेंटेशन है हाफ लाइफ पीरियड का। तो जब t हाफ के इक्वल होता है, मतलब कि आधी रिएक्शन जितनी देर में कंप्लीट हो जाती है उस टाइम को यहाँ से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जो a है वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, मतलब कि आधा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर चुका होगा, जितना स्टार्टिंग में था उसका हाफ। तो यहाँ पर आप a0/2 पुट कर देंगे। इसका मतलब यही है कि हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्ट कर गया है, तो उसी टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह पर आप पुट कर देते हैं a0/2 = माइनस के, टी की जगह पे हम टी हाफ लिख देते हैं जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और ये है a0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे के टी हाफ जो है ये आप इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या है a0, और ये a0/2 उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो a0 में से a0/2 जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये फुल a0 है, ये उसका हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा, तो ये a0/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कितना आएगा, आप देख सकते हैं ये k इधर आ जाएगा, तो ये a0/k आ जाएगा, और ये 2 भी है नीचे, तो ये एक्सप्रेशन आपका फाइनली आएगा। तो ये t 50% लिखो या t हाफ लिखो, वो a0/2k जो है ये फार्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है। तो 50% रिएक्शन में जो टाइम लगता है वो इसके इक्वल होता है a0/2k। अभी आपने ये भी नोट किया था कि 100% रिएक्शन में कितना टाइम लगता है, तो आपको याद है वो फार्मूला क्या था, a0/k था, जो थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था। तो ये 50% के लिए है, तो 50% के लिए जो टाइम लगता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में उसका डबल ही है 100% रिएक्शन के लिए। तो वो नेचुरली 50% के लिए आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 100% के लिए उसका डबल ही होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होता है। ये आपको अगले जो हम टॉपिक करेंगे उसमें आपको ज़रूर नोटिस करना है। तो इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए और देखते हैं कि इसके लिए कैसा ग्राफ आता है।
तो आगे देखते हैं, ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो इक्वेशन आई थी A0/2K, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/2K A0 प्लस 0 लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन को आप y=mx प्लस c से कंपैरिजन कर लीजिए। तो ये y एक्सिस में हाफ लाइफ पीरियड आप प्लॉट करेंगे और x की जगह पे क्या लेंगे आप, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2K के, और इंटरसेप्ट जो होगा 0 होगा। तो ये एक इक्वेशन जो है y=mx प्लस c कहने की बजाय इसको आप सिंपल y=mx टाइप की इक्वेशन कह सकते थे, जिसमें इंटरसेप्ट 0 होता है। इंटरसेप्ट 0 जिसमें होता है उस लाइन जो होती है वो ओरिजिन से पास करती है, ये ओरिजिन होता है। तो y एक्सिस जो है इस साइड है, मींस कि ये इधर हाफ लाइफ पीरियड है, और A0 जो है जो x है वो इस साइड है। तो y हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बिकॉज y जो है x के प्रोपोर्शनल है। और उसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप याद रखना है क्योंकि इंटरसेप्ट तो यहाँ पर है नहीं, इंटरसेप्ट तो c होता है, तो वो 1/2K होगा। तो स्लोप जो है इसके इक्वल होगा हाफ लाइफ पीरियड वाले केस में। हाफ लाइफ पीरियड का आपको फार्मूला जरूर लर्न कर लेना है। और एक बात ये नोट कर लेनी की है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड ज़ीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर का जब आप केस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर का तो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2NH3 in the presence of platinum gives N2 plus 3H2, write rate law, order of reaction and units of rate constant। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर दिए थे पिछले लेक्चर में, तो आपको बताया गया था कि ये एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी तरह से एक एग्जांपल और भी था ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, जो H2 + Cl2 = 2HCl था। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपको ज़रूर लर्न करने हैं। तो अभी हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं और इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्डर है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की 0 पावर पे डिपेंड करेगा, मींस उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी की पावर 0 जो है 1 हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इस तरीके से। तो आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको वो सारे पॉइंट मेंशन करने होते हैं एक एक करके। जैसे इसमें रेट लॉ पूछा है, तो रेट लॉ यही आ गया है हमारे पास, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल ही होता है जब रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वल कब होते हैं। तो उसका एक आंसर तो यही है, व्हेन रिएक्शन इज़ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। एक और भी हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और एक इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, वो आपने अपनी मेमोरी से बेस पर बता दिया है कि एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी आपको लिखने हैं। तो यूनिट्स कैसे लिखेंगे, ज़ीरो ऑर्डर के लिए के यूनिट आपने पहले भी फाइंड आउट किए थे, वो क्या थे, वो थे मोल पर लीटर पर सेकंड। आप शॉर्ट में मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं अगर टाइम सेकंड में है तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट जो हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ही सेम होते हैं तो उनके यूनिट्स तो सेम होंगे ही होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन में पूछे होते हैं ये आपको इस तरीके से मेंशन करने हैं। ज़ीरो ऑर्डर पर ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ 0.002 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोल, ये मोल पर लीटर है कैपिटल M,
2.02 m। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ होने में कितना टाइम लगाती है, तो टी आपको कैलकुलेट करना है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, आपको ये ज़रूर नोट कर लेना है कि ये क्वेश्चन ज़ीरो ऑर्डर का है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो जनरली एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, कभी कभी ज़ीरो ऑर्डर का भी आ जाता है। तो उसमें फार्मूला भी आपको ज़ीरो ऑर्डर वाला ही लगाना है। तो फार्मूला आपको याद है कि के क्या था, 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो क्योंकि हमें यहाँ पे टी निकालना है तो टी हम इधर ले लेते हैं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, और के इधर ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा A0 माइनस A। तो यहाँ पर टी आपको कैलकुलेट करना है, और के की वैल्यू कितनी है, वो है 0.002, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0.10 है, और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी जो है वो कितनी है, 0.02 है। तो ये आप इसको देख लीजिए, ये माइनस करके कितना आएगा, ये तो 0.08 आ जाएगा, और नीचे क्या है 0.002 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और टाइम जो है यहाँ पर जो है आपको पता चल रहा है मोल पर लीटर, क्योंकि सेकंड इनवर्स यहाँ पर दे रखा था, तो इसका मतलब टाइम भी यहाँ पर किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो इस तरह का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको ज़रूर करना है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम्स इज़ एज फॉलोज। तो आपको ये टेबल दिया है कि डिफरेंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, कि ज़ीरो टाइम मीन्स कि जब स्टार्टिंग में रिएक्शन थी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना था, फिर 10 ये अगर सेकंड में है तो ये 10 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन नोट किया होगा, फिर ये 20 सेकंड के बाद, ये 30 सेकंड के बाद। और आपको पूछा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस टेबल को और वैल्यूज़ को देखकर लगता है कई स्टूडेंट्स को कि इसमें बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन वैल्यूज़ को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये वैल्यूज़ 3.807881, तो ये सभी वैल्यूज़ जो हैं अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। तो टाइम के अकॉर्डिंग का रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, मींस कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हुआ, तो ऑर्डर तो ज़ीरो ही हुआ होगा, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की ज़ीरो पावर पे डिपेंड करता है, मींस कि उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इट मीन्स कि दैट द रिएक्शन इज़ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि आंसर इस इतने बड़े क्वेश्चन का जस्ट एक वन वर्ड आंसर है, ज़ीरो ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड जो हैं वो आपको देख लेने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।